जातिवादी पे या जाति की राजनीति क्यों करना चाहते हैं। और जब हमने एक सवाल पूछ ही लिया पार्लियामेंट में कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना मांगते हैं। अब पूछा तो मैंने था, अब इतनी मिर्च लगी कि एक के बाद दूसरे नेता वहाँ पे खड़े हो गए। और मज़ेदार बात यह है कि उसके बाद देश भर के सोशल मीडिया में इन दोनों नेताओं के, अखिलेश जी के, राहुल गांधी जी के इतने बयान सोशल मीडिया पे चलने शुरू हो गए। कभी किसी पत्रकार की जाति पूछते थे, कभी किसी दूसरे की जाति पूछते थे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अनुराग ठाकुर जी ने संसद के अंदर जब ये बोला था कि जिनको अपनी जात का नहीं पता वो दूसरों की जात पूछते हैं, पूरे देश के अंदर हंगामा कर दिया था कांग्रेसियों ने और विरोधी पार्टियों ने। अखिलेश यादव के तो पेट में बहुत दर्द हुआ था, तो कांग्रेसी जगह जगह यही बात कर रहे थे, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, क्यों नहीं है पूछने वाली? जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव के पास कोई रिपोर्टर कुछ पूछने जाता है, पूछता तुम्हारा नाम क्या है, जात क्या है, और ये कह रहे हैं जाति गणना करा लो। क्यों भाई, क्यों लोग हिंदुओं की जाति में पूछनी है, ये जगह मुसलमानों की जाति क्यों नहीं पूछते हैं? बात तो सही की थी अनुराग ठाकुर जी ने, और यही बात रिपब्लिक भारत के मंच के ऊपर अनुराग ठाकुर जी ने फिर बोल दी, फिर वो चलेंगे। लेकिन बात तो सच है दोस्तों। आप खुद बताइए, जिसकी माँ क्रिश्चियन, दादा मुसलमान, वो हिंदू पंडित कैसे बन जाएगा? कमाल की बात है। खुद बेइज्जतियाँ करवाते हैं और तो कोई पूछता है तो इनको होना आ जाता है। अब यही बात तो पूरी पब्लिक हंस रही है दोस्तों। डिबेट देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। इंटरव्यू दिया है अनुराग ठाकुर जी का रिपब्लिक भारत में, बहुत अच्छा लगा। पूरा सुनिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैंने जब भरी सभा में इस पूरे विपक्ष से पूछा कि संविधान के पन्ने कितने होते हैं, तो एक भी नहीं बता पाया। मैं जब प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूँ अनुराग जी, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक कोशिश की जाती है कि विदेश में जो मौजूदा सरकार है उसकी एक ऐसी छवि उकेरी जाए जिसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हों। आपको लगता है कि वो प्रोपेगेंडा एक काम कर रहा है विदेश में? क्योंकि इस तरह की एक छवि उकेरने की कोशिश होती है, वो संविधान से भी जुड़ी हुई है, वो जाति व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, और वो आपकी सरकार की हिंदू मुसलमान वाली नीति से भी जुड़ी हुई है। देखिए, पहला तो मैं कहूं कि पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी तक भी, ये सभी के आप पिछले पुराने बयान देखिए, सभी ने जाति जनगणना के लिए ना कहा था। एक नहीं, बार बार उल्लेख है इसका। इनकी अपनी सरकार में भी जब सेंसस हुआ उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बार रिपोर्ट आने दी। आज ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि जब राहुल गांधी जी तीसरा चुनाव एक साथ हार गए तो उसके बाद विभाजन करना चाहते हैं देश का, कितने टुकड़े करना चाहते हैं, किस टुकड़े पे राज करना चाहते हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े गैंग उनको फिर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस में क्यों शामिल करवाया, जातिवादी पे या जाति की राजनीति क्यों करना चाहते हैं। और जब हमने एक सवाल पूछ ही लिया पार्लियामेंट में कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना मांगते हैं। अब पूछा तो मैंने था, अब इतनी मिर्च लगी कि एक के बाद दूसरे नेता वहाँ पे खड़े हो गए। और मज़ेदार बात यह है कि उसके बाद देश भर के सोशल मीडिया में इन दोनों नेताओं के, अखिलेश जी के, राहुल गांधी जी के इतने बयान सोशल मीडिया पे चलने शुरू हो गए। कभी किसी पत्रकार की जाति पूछते थे, कभी किसी दूसरे की जाति पूछते थे। तो जात का पता चला कि नहीं पता चला? आप नहीं मानेंगे, आप पता करें बिना मानेंगे नहीं। मैं तो अगले सेशन का इंतजार कर रहा हूँ, रिपब्लिक का नहीं, बताइए, पार्लियामेंट का। नहीं, लेकिन अनुराग जी, हरियाणा में बहुत सारी बातें की, क्योंकि आपने अभी प्रोपेगेंडा की बात की, तो सेम एक प्रोपेगेंडा चला। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जात का पता चला कि नहीं? नहीं, आपको पता चलेगा ना पहले, साथी आपके हैं संसद में। अगले सेशन का इंतजार हमें करना है। कांग्रेस के लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ बाहर आए, कोई कहता शहीद, कोई कहता कुछ। तो मुझे तो अभी, मैंने ये तो सुना था कि पिछली बार जब जो गणना हुई, जाति जनगणना हुई, तब जब शायद 40 लाख से ज़्यादा जातियों का पता चल पाया था, तो एक इन्होंने और जोड़ दी है, एक जोड़ दी है।
तो अनुराग जी, क्योंकि आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, तो वो प्रोपेगेंडा हरियाणा के इलेक्शन से पहले भी चला था कि बीजेपी हरियाणा हार चुकी है। आपसे पहले खट्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला, मेरे को भी आके लोगों ने बहुत बोला था कि आप हार गए, लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि हाँ, हम हाफ वे मार्क में हो सकता है 2-3 सीट कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और हम रेडी थे। लेकिन जो नंबर्स आए, देवर अमेजिंग। अब हरियाणा तो हो गया, अब महाराष्ट्र है, झारखंड है, उसके बाद दिल्ली है। आपको लगता है बीजेपी इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में आपके पास जितने भी ऑपोजिशन थे, और महाराष्ट्र और हरियाणा की पिक्चर अलग अलग है, आप जानते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार तो आपके साथ, शिंदे साहब को तो आप ले आए, अशोक चव्हाण साहब को तो आप ले आए, बस मतलब क्या बताऊं, बस पवार साहब बड़े वाले नहीं आए, बाकी तो सब आपके पास है। तो विपक्ष तो है ही नहीं कुछ आपके पास। क्या है विपक्ष? देखिए, पहले मैं हरियाणा पे जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमारा काम है वहाँ पे बोला है। बगैर खर्ची पर्ची के जो 1.5 लाख नौकरियाँ मिली, वो एक चर्चा थी नीचे कि किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना खेत नहीं बेचना पड़ा, अपना कर्जा नहीं लेना पड़ा, किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, ईमानदारी के साथ 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी तो हमारी सरकार ने दी। फिर वहाँ पर जो दलाल और दामाद की बात चली, तो पिछली सरकारों में दामाद के लिए जैसे ज़मीनें की गई और दलालों के लिए जैसे काम किया गया, वो जुबान पे लोगों के चढ़ा था। और दलितों का अपमान जो कांग्रेस के राज में हुआ, वो लोग भूले नहीं थे। कैसे? मिर्चपुर कांड अगर हुड्डा जी की सरकार में देखा जाए, 18 दलितों के घर जला दिए थे, 19 दलितों की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार किए गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद साथ लगते राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार दलित और अनुसूचित जनजाति की बेटियों के साथ हुए और उनकी हत्याएं हुई, कांग्रेस की सरकार थी। तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं हरियाणा में था और कहीं ना कहीं जो ईमानदार नेता के रूप और हरियाणा में सुचारिता जी, आपको याद होगा वो पहल, उस समय आप खेल मंत्री थे और पहलवानों से बहुत मिलते थे। वो कुछ नहीं, फार्मर लॉ, जो फार्मर जो प्रोटेस्ट था, वो जो पहलवानों का जो प्रोटेस्ट था, हरियाणा में उस समय अनुराग जी खेल मंत्री थे, तो मुझे लगता है कि आज बहुत से देर रात को बैठे के करते थे, क्योंकि आपने उन पहलवानों से उस समय मुलाकात की थी। आज वही लोग अब राजनीतिक दल का हिस्सा होकर चुनाव लड़ गए, तो आज के समय में उनसे क्या कहना चाहेंगे अनुराग जी? मुझे लगता है खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए जब तक खेलते हैं। खेलने के बाद किसी को राजनीति में आना सबका स्वागत है, किसी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन खेल का प्लेटफॉर्म राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा केवल इतना कहना है। जहाँ तक पहलवान, किसान और नौजवान की सबकी बात है, इन सभी पे देखिए अग्निवीर को एक बड़ा विषय वहाँ पे बनाया गया, या फिर किसान आंदोलन की बात की गई, पहलवान की बात की गई। इन सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी को खुल के वोट पड़ा। जहाँ तक वो कहते थे कि जाट समुदाय एक तरफा वोट करेगा, मैं खुलकर कहता हूँ हमारे जितने इस पर वोट मिला है, समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, क्योंकि सबका साथ सबका विकास किया। हमने ये नहीं कहा कि जाट के नाम पे वोट दो, दलित के नाम पे वोट दो, फलाने के नाम पे दो। हमने कहा हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट दो, बगैर खर्ची पर्ची की सरकार, बगैर दलाल दमाद की सरकार, और दलितों के स्वाभिमान के लिए वोट भी दो। तो ये हमारे हक में काम किया। तो फिर महाराष्ट्र में किसके नाम पे मांगे? काम के नाम पे हमारा जो काम है, देखिए आज महाराष्ट्र अगर देश में सबसे पहले कोई राज्य $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर होगा तो उसमें महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। और हमारी वहाँ की सरकार ने शानदार काम किया है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन बहुत अच्छा तालमेल है योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए। मैं आपके सामने ऐश्वर्या जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप बॉम्बे, क्योंकि आपका पहले बड़ा ऑफिस तो वहीं था। बिल्कुल सर। आप कोस्टल रोड देखिए जी, जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई बंद हो गया, मेट्रो का काम बंद हो गया, सड़कों का काम ना के बराबर चला। ये केवल उस समय की इनकी गठबंधन की सरकार, पवार साहब, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, ये केवल इसी जुगाड़ में लगे थे कि कैसे सरकार को 5 साल चलाना है। बाकी कामकाज ठप हो गए थे, जनता तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि उद्धव जी तो अपने विधायकों से भी नहीं मिल पाते थे, तभी तो ये टूट कर आए हैं, नहीं तो कोई कारण ही नहीं था। और आज ये हालत है कि तीनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी मिलना चाहे तो मिल सकती है। और ये प्रोजेक्ट कोस्टल रोड जो कल्पना की थी 1967 में, वो तब नहीं बना, आज हमारी सरकार ने बनाकर पूरा कर दिया। आज महाराष्ट्र को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले,
जो शायद कभी सोचा नहीं था। हमारा आज तक का सबसे बड़ा जो पोर्ट है उसके लिए 76,000 करोड़ रुपया मंजूर किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका काम भी हमने शुरू कर दिया। अनुराग जी, हरियाणा की बात हो रही है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा उदाहरण है जिसपे बहुत से लोगों ने, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमने देखा कैसे एग्जिट पोल्स ने जो कहा सब धराशायी हो गए, कांग्रेस जीत रही थी हार गई, आप लोग हार रहे थे आप जीत गए। लेकिन ऐसा ही इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहाँ पर भी जिस तरह से सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीद बांध कर चल रही थी उनकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बन गई। मौजूदा समय में बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है दुनिया की। आपको लग रहा है ये जो जीत है, ये जो एक टर्न अराउंड है, ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये बीजेपी कैसे कर पा रही है? क्योंकि मैं संगठन से जुड़े सवाल भी आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके, कोविड के टाइम पे लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, हमारा कार्यकर्ता सड़क पे चल के लोगों को मास्क भी देता था, अनाज भी देता था, खाना भी देता था। दुनिया के किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया।